हाँ, माहौलियाती तब्दीली है, उसी के साथ साथ हमारे ऊपर कई महाज़ों पे प्रेशर है। ख़ास तौर पे जब बात की जाती है पाकिस्तान में इनोवेशन की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे भी कोलैबोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके लिए बड़ी ख़बर ये है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि हमारा क्वाइज़ू, आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्वाइज़ू 1A कैरियर रॉकेट है जो कि पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1 को लेकर टेक ऑफ कर रहा है फ्रॉम द सीशांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ये चाइना के सिचुआन प्रोविंस में शामिल है और ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी इससे जो सैटेलाइट एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इन्हांस होती हैं। इसके और क्या फ़वाइद हो सकते हैं, क्योंकि फ्राम क्लाइमेट चेंज टू अंडरस्टैंडिंग द डिफेंस लैंडस्केप, कई इसकी फ़वाइद हमारे सामने आते हैं। बट व्हाट पर्टिकुलरली डज दिस सैटेलाइट डू, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक सुमरो साहब जो कि डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ स्पार्को। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब मौजूद होने के लिए। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इसके अंदर जो कुछ चीज़ों पर हमेशा बात की जाती रही है और हम देखते हैं कि एक प्रोपेगेंडा हमारे पड़ोसी ममालिक और हरीफ ममालिक की तरफ से होता है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इसमें जो शराकत है, कितना क्रेडिट ले सकते हैं पाकिस्तानी साइंसदान इस काविश का? जी, थैंक यू वेरी मच। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सैटेलाइट है जॉइंट कोलैबोरेशन है, ये जॉइंट टीम एफर्ट है। इसमें पाकिस्तानी और चाइनीज़ इंजीनियर्स ने मिल के इस सैटेलाइट के जितने भी डेवलपमेंट के फेजेज़ हैं वो कंप्लीट किए हैं। अगर हम बात करें तो डिज़ाइन फ़ेज़ की, डेवलपमेंट फ़ेज़ की, मैन्युफैक्चरिंग फ़ेज़ की, असेंबलिंग, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फ़ेज़ की, तो ये दोनों टीमों ने मिलके जो है ना इसको कंप्लीट किया है। हमारे जो है ना तकरीबन 10 ऑफिसर्स वहाँ पे फुल टाइम डेपुटेड थे जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वर्क में जो हमारे चाइनीज़ कोलीग्स थे उनके साथ जो है ना शामिल रहे और ये दोनों टीमों ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह सैटेलाइट बनाया है, जिसको कल हमने जिस तरह आपने बताया कि लॉन्च कर दिया है। मुश्ताक साहब मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के स्पेस एंड सैटेलाइट एम्बिशंस क्या हैं? यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी मॉनिटरिंग के हवाले से बात करते हैं, ये हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? बिकॉज़ अगर हम पड़ोसी ममालिक और दूसरी बड़े ममालिक की तरफ भी देखते हैं, जैसे रशिया हुआ, अमरीका हुआ, तो उनकी तो ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस के सीक्रेट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। एलन मस्क साहब मार्स जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के एम्बिशंस क्या हैं? जी, स्पेस के तो नो फ्रंटियर्स, आप उसको जितना तो हर कंट्री का एक स्पेस प्रोग्राम होता है। हर कंट्री का जो स्पेस प्रोग्राम होता है वो उस मुल्क के जो ज़रूरियात हैं उनको देखते हुए बनाया जाता है। पाकिस्तान का स्पेस विजन 2047 अप्रूव्ड है, उसमें न्यूमरस बहुत सारे सैटेलाइट लिस्टेड है, जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी है, अर्थ ये जो है नेविगेशन सैटेलाइट भी है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट भी है। इसके अलावा भी स्पेस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको हमने अपनी मुल्क की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखे हुए कंसीव किया हुआ है और जो है ना उनकी प्रायोरिटी के साथ उन पे हम जो है ना काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें काम जारी रहेगा और फ्यूचर में भी आपको खुशखबरियाँ मिलती रहेंगी। मुश्ताक साहब ऐसा लगता है कि चाइना पूरी दुनिया को इस वक्त चैलेंज कर रहा है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जो साल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में एक महारत रखती थी, यानी हम जर्मन टेक्नोलॉजी का सुनते थे, जापानीज़ का, रशियन एंड अमेरिकन, अभी AI की बात करें या किसी और महाज पे बात करें, चाइनीज़ हैव टेकन द वर्ल्ड बाय सरप्राइज़। तो पाकिस्तान की चाइना के साथ शराकत और कोलैबोरेशन इतने अहम प्रोजेक्ट्स में, जबकि उनकी टेक्नोलॉजी को कटिंग एज समझा जा रहा है, पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है एंड व्हाट डज़ इट मीन फॉर आवर साइंटिस्ट? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं चाइना को अब कोई वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से कम नहीं देखता। ओवर द टाइम स्पेशली इन लास्ट डिकेड जो है ना चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, न सिर्फ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत ही मैच्योर, बहुत ही रिलायबल और जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। तो चाइना न सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डोमेन में बल्कि जो है ना बहुत सारे सेक्टर्स में आज किसी भी यूरोपियन कंट्री, किसी भी वेस्टर्न कंट्री से कम नहीं है। तो ये बहुत ही जो है ना अच्छी खबर है। चाइना से हमारे जो है ना बहुत पुराने और बहुत अच्छे रिलेशंस है। ये हमारे लिए भी जो है ना बड़ी खुशी की बात है कि हमारा एक पार्टनर दुनिया के जदीद तरीन ममालिक की सिफ में शामिल है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी मैच्योर है
कि दुनिया के किसी भी मुल्क की टेक्नोलॉजी से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मुश्ताक साहब, एक थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल, एंड आई वुड वांट योर वर्ल्ड व्यू ऑन दैट। मुझे ये बताइए कि आज की बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक ज़बरदस्त ट्रेड डील साइन की है, और जिसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं, और हमें लगता है कि हमारी इकॉनमी को उससे बहुत बूस्ट मिलेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि पाकिस्तान के ऑयल रिज़र्व्स को हम डेवलप करने में आपकी मदद देंगे। और रिवायती तौर पे अगर देखा जाए तो अमेरिका और चीन की जो एक रस्साकशी है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक सिनेरियो में, टेक्नोलॉजी के एरियाज़ में, हालांकि दोनों अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 महीने तक का एक दूसरे पर टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। बट व्हाट डज़ इट मीन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसके दोनों ममालिक से अच्छे रवाबित हैं, लेकिन ये बैलेंस क्रिएट किए रखना बड़ा मुश्किल भी है। जी बिल्कुल। मैं इसको टेक्निकल तो नहीं, पॉलीटेक्निकल क्वेश्चन बोलूँगा। मैं पर्सनली भी ये चाहता हूँ, ये हमारे फॉरेन ऑफिस वाले भी ये इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि मुल्कों के दरमियान रिश्तेदारियाँ नहीं होती, मुल्कों के दरमियान कोई जो है ना ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं होती। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको जहाँ कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहिए, और उसमें जो है ना जहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है तो डेफिनेटली उस फ़ायदे को जो ना अचीव करना चाहिए और ऑब्टेन करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए, क्योंकि अमेरिका से भी हमारा एक जो है ना पुराना और जो है ना रिलेशंस है, तो हमें एक मुल्क की वजह से दूसरे मुल्क के साथ जो है ना अपना ताउन छोड़ना नहीं चाहिए। हमें बड़ा डिप्लोमेटिकली, बड़ा टैक्टफुली, बड़ा केयरफुली इन इंटरनेशनल अफेयर्स को हैंडल करना चाहिए और अपने मुल्क की मफादात का ख्याल रखते हुए अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए। मुश्ताक साहब, अभी की ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है, इसके मल्टी पर्पसेस हैं, और आपने जैसे इशारा किया कि नेशनल इंटरेस्ट में ये बहुत कलीदी किरदार अदा करेगा। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि ये एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है स्पार्को और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसको CETC भी कहा जाता है, एंड माइक्रोसैट चाइना के साथ। इसके जो मल्टी पर्पसेस हैं वो उसमें शामिल है अर्बन प्लानिंग, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हालिया सालों में, दिहाइयों में हमारी पैदावार कम हुई है। फिर ऑफ कोर्स जैसे शुरुआत में हमने बात की कि फ्लड लैंडस्केपिंग बड़ी मुख्तलिफ होती जा रही है, सैलाबी सूरत हाल पहले होती है, इसके लिए प्लानिंग पहले करनी पड़ती है ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी रहे। फिर इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इस तरह की जो सिचुएशन जैसे अभी हुई है उसको मॉनिटर करना और सही जगह पर इमदाद पहुँचाना, लोगों को रिलीफ देना, ये सब ये सैटेलाइट यकीनी बनाएगा। इसके अलावा आप क्लाइमेट एंड डिज़ास्टर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जिसके अंदर शामिल है आपको डिफॉरेस्टेशन को ट्रैक करना है कि कहाँ हमारे जंगलात काटे जा रहे हैं। हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर बात की जाती है कि हमारी ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म हो रही हैं। ग्लेशियर की रिसेशन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, लेकिन मुख्तलिफ ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, उसको मॉनिटर करना। क्लाइमेट चेंज, जियो हैज़र्ड्स, ये फ्लड्स एंड लैंडस्लाइडिंग। फिर सबसे बढ़कर ये कि CPEC का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको सिक्योर रखना, जिसको बाकायदा आगे बढ़ाना बड़ा अहम है और इन तमाम चीज़ों में काम आएगा। तो मुश्ताक साहब, मैं ये समझ सकती हूँ कि सैटेलाइट लॉन्चिंग के साथ साथ दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी एन इंटर मिनिस्टेरियल, इंटर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन। तो ये जो डेटा की इंटीग्रेशन होगी, कई दफ़ा हम देखते हैं कि जब हम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया, तो फिर जब डिपार्टमेंट की कागज़ी कार्रवाइयों में जाते तो कहते नहीं जी ये तो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा था, हमने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया था। हाउ विल यू इंश्योर कि ये सैटेलाइट जो हमें डेटा देता है, जो पैटर्न्स को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, फिर हम उस पर एक्शन भी ले सकें? जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि सैटेलाइट लॉन्च करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संग मील है, लेकिन सैटेलाइट के असल फ़वाद को वक़्त पे यूज़र्स तक पहुंचाना उससे ज़्यादा चैलेंजिंग और इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहां इतना जो है ना कोलैबोरेटर नेटवर्क डेवलप नहीं हो रहा होता, तो वहां पे। लेकिन सुपाको इस चैलेंज को अच्छी तरह से समझता है। हमने जो है ना इंटरनेशनल पाकसेट कम्युनिकेशन के लिए पाकसेट वनार बनाया हुआ है। इस तरह से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की डेटा की टाइमली यूज़र तक पहुंचने के लिए भी हमारा जो है ना इस्लामाबाद में सेंटर मौजूद है। सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ हम राब्ते में रहते हैं, गाहे बगाहे उनके रिक्वेस्ट के बगैर भी हम उनको जो है ना अपडेट्स और डेटा प्रोवाइड करते रहते हैं, ताकि जो नीड और अवेलेबिलिटी ऑफ इमेज डेटा का गैप है उसको हम ख़त्म नहीं तो बहुत ही मिनिमाइज़ कर सकें। तो इस चैलेंज को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि हमें वक्त पे अपने यूज़र्स को सही डेटा देना है
उनको गाइड करना है कि उस डेटा को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर ले। तो ये भी हमारा एक डिपार्टमेंट है जो को इन सारे मामलात को अच्छी तरह से देखभाल कर रहा होता है और कोई गैप क्रिएट होने नहीं देता। बिल्कुल सही। मुश्ताक साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं अक्सर नासा की जब खबर देखती हूँ तो साउथ एशियन ओरिजिन के बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स तैयारी कर रहे होते हैं नासा के प्रोग्राम के तहत खला में जाने के लिए। आपकी इत्तला के मुताबिक नासा में, और हमें इस बात पे बड़ा मान भी है कि बहुत सारे पाकिस्तानी साइंसदान भी वहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट भी इन द मेकिंग है जो हम हाईलाइट होता हुआ, जैसे भारत की तरफ से मैं देखती हूँ कि पहली खातून भी खला में जा चुकी हैं, बहुत सारे और लोग हैं। व्हाट इज़ द पाकिस्तानी साइंटिस्ट की रेप्यूट एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस लाइक दिस? पाकिस्तानी साइंटिस्ट की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। यहाँ मैं आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा शायद आप जानती भी होंगी, जहाँ हमारे आवाम को ये बताना चाहूँगा कि हमारा भी एक एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक, इस साल की इख्तिताम तक एस्ट्रोनॉट की सिलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। 10 महीने की एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग होगी। हम 2 एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट करेंगे, जिसमें एक जो है ना मेन होगा, एक बैकअप होगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो है ना प्राइमरी कैंडिडेट रह जाए तो बैकअप कैंडिडेट को जो है ना हम स्पेस में भेज सकें। आपने इरादा किया है, मैंने सुना है कि ये एस्ट्रोनॉट की सिलेक्शन अगले साल तक मुकम्मल होगी और इरादा ये है कि पहला पाकिस्तानी खलाबाज चांद पे पहुंचेगा 2035 तक। नहीं, थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत कर लूँ। ऐसा है कि जो पहला साइंटिस्ट है वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना, लेकिन वो किसी स्पेस स्टेशन पे उनका जाने का इरादा है ना, या एक एक्सपीडिशन का हिस्सा होंगे? जी, जो अभी रिसेंटली एक बयान आया है, तो 2015 में हम चांद पे खुद मतलब सुपाको या पाकिस्तान का जो है ना लैंडर जो है ना चांद पे उतरेगा। जो एस्ट्रोनॉट का प्रोग्राम है चाइनीज़ कोलैबोरेशन के साथ, इंशाल्लाह अगले साल सब्जेक्ट टू चाइनीज़ अपने प्रोग्राम के कंफर्मेशन स्पेस में चला जाएगा, जो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे उतरेगा। 2035 में हमारा जो प्लान है वो ये है कि चांद पे हमारा पूरा एक मिशन जो है ना लैंड करेगा। हम इससे पहले एक जो है ना ल्यूनर रोवर, जिसे चांद गाड़ी आप कह सकती हैं, वो बना रहे, लेकिन वो चांद गाड़ी इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम चाइना का IRS है, उसके थ्रू जो है ना वो चांद पे लैंड करेगी। तो 2035 तक इंशाल्लाह ताला हमारा अपना जो है ना सिस्टम रेडी हो जाएगा। और ये जो एस्ट्रोनॉट आपने कहा कि चाइनीज़ एक्सपीडिशन का हिस्सा होंगे, ये खलाबाज स्पेस में कितना वक्त गुजारेंगे? ये खलाबाज स्पेस में जो है ना 3-4 महीने से ज़्यादा टाइम 3-4 महीने की सेकंडमेंट होगी। ज़बरदस्त। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली इन्होंने जो है ना एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करनी होती है। तो 23 से ज़्यादा जो है ना एक्सपेरिमेंट्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिसमें माइक्रो ग्रेविटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, लाइफ साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स है। ये खलाबाज वहाँ जाके उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करता है चाइनीज़ स्पेस स्टेशन के अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा, पूरी दुनिया में अगर हम नासा को भी देखते हैं, भारत की बात करते हैं, रशिया, चीन, यहाँ पे इंक्लूसिविटी पे बड़ी बात की जाती है। मुश्ताक साहब, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी भी तस्वुर ये है कि स्पार्को और स्पार्को से रिलेटेड प्रोग्राम्स में जो ज़्यादा शमूलियत है वो मर्द हजरात की है। तो क्या आपने कोई स्कॉलरशिप्स या कोई ख़ास इंसेंटिव्स दिए हैं जिससे ख़वातीन साइंसदान, और वैसे भी आई थिंक विमेन एंड गर्ल्स शुड बी इनकरेज्ड इन स्टेम, और वो किसी से कम नहीं है, क्या आपने मज़ीद ख़वातीन की इनटेक के लिए कुछ इकदाम किए हैं? इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे यहाँ स्पार्को में तो ख़वातीन का फ़ीमेल ऑफिसर्स का बहुत बड़ा रेशो है। अगर स्पेसिफिक बात आप अगर सिलेक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉट्स की तरह करना चाहती हैं तो मैं यहाँ थोड़ी वजाहत करना चाहूँगा कि देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर। अगर ख़वातीन ये समझती हैं कि ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़वातीन जो है ना कमज़ोर होती है, लेकिन जिस्मानी लिहाज से कुदरत ने उनको सिन्फ़ नाज़िक बनाया होता है। ये एस्ट्रोनॉट का जो प्रोग्राम है इसकी ट्रेनिंग बड़ी टफ़ होगी, लेकिन स्टिल वी आर ओपन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर। अगर कोई भी फीमेल ये समझती है कि एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट वो पूरी कर लेगी तो मोस्ट वेलकम, वो हमारे इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते।
आप भी अप्लाई कर सकती हैं। आप मेरा बचपन में बड़ा ख्वाब था एस्ट्रोनॉट बनने का, आप भी कम्पीट कर सकती हैं। लेकिन मुझे सबने ये कहा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कई दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ कि मेरी टीचर ने मुझे कहा इसके लिए बहुत अच्छी मैथ्स होनी चाहिए। पता नहीं उनकी ये बात ने डरा दिया या क्या किया, बट आई रिमेंबर बैक इन क्लास 5 आई यूज्ड टू हैव दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट। बल्कि स्कूल के 2-3 ऐसे इवेंट्स भी हुए थे जिसके अंदर आई ड्रेस्ड अप एज एन एस्ट्रोनॉट और मैंने उसके अंदर परफॉर्म किया था। बट कमिंग बैक टू दिस, मुझे बताइए कि कभी कभार एक्सपेडिशंस डोंट गो एज प्लान्ड। ये तो हम लॉन्चेस को तो अक्सर देखते हैं, इलॉन मस्क साहब तो बेचारे कई दफ़ा दिल बर्दाश्ता हुए, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि भारत की तरफ से एक खातून खलाबाज थी और एक और उनके साथी थे नासा की तरफ से, जो 2 हफ्ते का एक्सपेडिशन 6 महीने पे चला गया। और उस वक्त आपको एक ख़ास किस्म की, यानी आपने जैसे कहा कि ना सिर्फ जिस्मानी क़ुव्वत चाहिए होती है मगर आपकी मेंटल पावर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप उस लोनलीनेस से और उस वक्त आप में ये यकीन हो कि हम वापस जाएंगे, वरना आप दिल बर्दाश्ता भी हो सकते हैं। इसके लिए कैसे ट्रेन किया जाता है खलाबाज? ये देखिए, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो न सिर्फ स्पेस इन्वायरमेंट की नोहाउ उनको दी जाती है, उनके साइकोलॉजिकल जो है ना इनकरेजमेंट भी होती है, डिफरेंट चैलेंजेस की यू नो नेवर नो कि समथिंग कैन गो अनप्लान। तो जो अनप्लान सिचुएशंस होती हैं उनके लिए भी उनको जो है प्रिपेयर किया जाता है। ऑल्दो हमारे पास सेट ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन सारे हो जाए, तो ये हो जाए तो क्या करेंगे, ये हो जाए तो क्या करेंगे, स्टिल इन स्पेस यू कैन नॉट प्रेडिक्ट 100% श्योर के जो है ना कुछ ऐसी जो स्टिल हुई प्रेडिक्ट भी नहीं कर रहे वो ना हो पाएगी। तो इस तरह मुश्ताक साहब, मैं रीड कर रही थी कि 6 माह के बाद आने के बाद, हालांकि वो मोस्ट यानी जितना बेहतर अभी हमारे पास मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में थे, लेकिन जहां एक्सपेडिशन 2 हफ्ते के लिए प्लान हो और वो 6 माह तक खिंच जाए, तो उन्होंने कहा कि जो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो कम से कम 3 से 5 साल रहेगा मुकम्मल रिवर्स होने में। सो इट्स नॉट अ वेरी ईजी एनवायरनमेंट। तो सलाम है उन तमाम हमारे साइंसदानों को जो इसके लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी को पूरा वक्फ करते हैं। एंड थैंक यू स्पार्को, आई थिंक दिस इज़ अ बिग माइलस्टोन फॉर पाकिस्तान एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट द पाकिस्तानी साइंटिस्ट आर डूइंग। मुश्ताक साहब, आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आपको बहुत मुबारक हो ये संगे मील, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद ऐसी ज़बरदस्त ख़बरों के साथ आपके सामने आते रहेंगे।